Hi everyone, hello. My name is Anchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel, The Chem Squad by Anchal Arora. So today we'll be talking about hyperconjugation. और hyperconjugation की बात करने से पहले भैया अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो, बहुत अमेजिंग कंटेंट आता है इस चैनल पे एंड हम हर चीज़ को बहुत लॉजिकली फॉलो करते हैं. तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट एंड कॉमेंट ऑन इट बिकॉज आई वुड लव इट. ठीक है, चलो. हाइपर कॉन्जुगेशन को प्यार से नो बॉन्ड रेजोनेंस कहा जाता है. नो बॉन्ड रेजोनेंस. बॉन्ड नहीं होता क्या? यही गेम है. बॉन्ड उड़ जाता है. कैसे उड़ता है, क्या होता है, आओ सीखें. इसको सिग्मा पी रेजोनेंस भी कहा जाता है क्योंकि बेसिकली सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स किसी के पी ऑर्बिटल में दिए जाते हैं, ऐसा सोचना. तो देखते हैं क्या होता है. किसी भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ वाले sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को हम एक अल्फा कार्बन कहते हैं और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन्स को अल्फा हाइड्रोजन्स कहते हैं. रिमेंबर, किसी भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के पड़ोसी कार्बन जो sp3 होना चाहिए उसी को अल्फा कार्बन कहा जाता है और उसी से जुड़े हुए हाइड्रोजन्स अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं. गेम पूरी इन्हीं हाइड्रोजन्स की है. हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होने वाले यही अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं. तो देखो, कोई भी कार्बोकटाइन sp2 हाइब्रिडाइज है, अगर उसके साथ में ऐसे कुछ बना है, लेट्स से यहाँ पे CH2 पॉजिटिव है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ वाले कार्बन की शक्ल देखें तो ये भी तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. तो यहाँ हम हाइपर कॉन्जुगेशन की बात नहीं करेंगे. बट किसी भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ वाले sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है. चमकी बात, आगे चले. देखो, जैसे ये कार्बन है, इस पे प्लस चार्ज है, तो ये कार्बोकटाइन है. कार्बोकटाइन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. आई होप यू नो इट, प्रीवियस वीडियोस फॉलो करते रहना. और उसके पड़ोस वाला ये कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है, एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया. और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो sp2 के साथ में बैठा है इसको अल्फा कार्बन कहेंगे. इससे जुड़े हुए ये तीनों हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होंगे जो हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो क्या यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है. ठीक, नीचे चलो. यहाँ पे ये जो कार्बन है ये 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है. ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. इसके साथ वाले कार्बन को देखो, एक सिग्मा बॉन्ड इसके साथ, 3 हाइड्रोजन के साथ. ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है. इस कार्बन को अल्फा कार्बन बोलेंगे और इसके साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन्स को अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे. तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है. कैसे होगा वो भी सीखेंगे. हो सकता है ये भी तो पता होना चाहिए. आगे बात करते हैं. एल्कीन है. एल्कीन में ये कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन्स के साथ, ये sp2, पर इसके इस साइड पे कोई sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ही नहीं. राइट साइड वाले को देखो, ये वाला कार्बन एक सिग्मा, एक हाइड्रोजन के साथ, एक ही और सिग्मा, तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है. इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ वाले sp3 कार्बन को अल्फा कार्बन बोला जाता है और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन्स को अल्फा हाइड्रोजन्स बोला जाता है. तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है. नीचे चलते हैं. कार्ब अनायन है. कार्ब अनायन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है. GOC की स्टार्टिंग में दिखा दिया था ये, और बॉन्डिंग में भी पड़ा हुआ है. तो GOC1 में जाके आप ये देख सकते हो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है. तो यहाँ तो हम बात ही नहीं करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन की. तो इसका मतलब मोटा मोटा हम लोग कार्बोनिल्स में हाइपर कॉन्जुगेशन की बात कर सकते हैं, कार्बोकटायंस में कर सकते हैं, या फिर अल्कीन्स में कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. अगर उसके पड़ोस में कोई sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हुआ जिस पे हाइड्रोजन है तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, वरना नहीं होगा. और अल्काइल अल्काइल नहीं, और कार्ब अनायंस में कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन की बात कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि वो खुद ही sp3 हैं. वो इस क्राइटेरिया को ही नहीं मीट कर रहे. ठीक है, इतनी गेम समझ आई. कोई दिक्कत, तकलीफ, दुख, परेशानी होगी कमेंट सेक्शन में लिखना. ठीक है, आगे बात करते हैं. लेट्स गो. अब जैसे ये कार्बोकटाइन है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन होती कैसे है, क्या चल रहा है, व्हाई इज इट कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस, और सिग्मा पी रेजोनेंस का क्या मतलब है. देखो, जो शुरू में लिखा है वो स्टेटमेंट क्वेश्चंस के लिए है.
हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, सिग्मा पी रेजोनेंस, एक CH सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स उठ के जाते हैं किसी के पी में। किसके पी में, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के पी में। देखो कैसे, यहाँ पे ये एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, राइट। इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के पड़ोस वाले कार्बन को, फोन आ रहा है, रुको, फोन काटना पड़ेगा क्योंकि दिक्कत होती है फिर। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इसके पड़ोस वाले कार्बन जो 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है sp3, बढ़िया अल्फा कार्बन दिख गया। ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, बिल्कुल सही। चल क्या रहा है मैम, ये वाले सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाते हैं, इसके पास एक पी खाली है ना, 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड, एक पी खाली है, यहाँ पे जाते हैं। तो देखो क्या हो रहा है, इसको नहीं छुआ, इसको नहीं छुआ, ये एज इट इज था, एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, तो हुआ क्या, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है तो ये न्यूट्रल, H से दूर जा रही है तो H पॉजिटिव। तो इसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके P में दे दी, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, ये बेचारा खाली रह गया। ये होती है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो एक बार ये करेगा, कलर बदल दे क्या, इस हाइड्रोजन का कलर ये और ये वाला वाइट कर देते हैं, ठीक है, ताकि दिख जाए। और कैसा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हो सकता है, एक बार ये पर्पल वाला भी तो पिंक पर्पल है, पिंक बोल देते हैं, ये वाला पिंक वाले हाइड्रोजन और कार्बन, इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी मदद करने, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा और ये एज इज रहेगा, ये एज इज, और ये जो भी पिंक पर्पल था ये ऐसे हो जाएगा। और तीसरी बार क्या होगा, तीसरी बार ये जो वाइट वाला है ये जाएगा, इधर कुछ नहीं होगा, इधर कुछ नहीं होगा, इधर कुछ नहीं होगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा क्योंकि ये जाएगा ना हेल्प करने, और ये कार्बन एज इज, हाइड्रोजन हाइड्रोजन H प्लस। तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है और वो मदद कर रहे हैं जाके कार्बोकटायन की, ये हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो आप देखिए बारी बारी तीनों हाइड्रोजन्स के इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए, मतलब हाइड्रोजन्स के नहीं, मतलब तीनों हाइड्रोजन्स इन्वॉल्व हुए और सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए। तो मतलब मैं ये समझ सकती हूँ कि जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे, उतनी ज़्यादा वो मदद कर पाएंगे, और इसीलिए बोला जाता है कि उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि कार्बोकटायन तो मदद के लिए बैठा है, जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर करते रहोगे बढ़िया है, तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको वाया हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेगी, वो खुश, वो स्टेबल, सब बढ़िया चल रहा है। गेम समझ आई। वाई इज इट कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस, क्योंकि देख लो बॉन्ड गायब हो जा रहे हैं बीच बीच में, जो सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व है वो गायब हो जा रहे हैं, कहीं और पाई बन रहा है। एंड वाई इज इट कॉल्ड सिग्मा पी रेजोनेंस, क्योंकि सिग्मा CH सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन में और वो इसके खाली पी में दिए जा रहे हैं, तो पाई बॉन्ड बन रहा है ना। गेम समझ आई बिल्कुल अच्छे से। कोई दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी हो फील फ्री टू कमेंट, अगर चमक रहा है तो भी कमेंट कि चमक रहा है, ठीक है जी। आगे देखते हैं, तो अब समझते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन की कहानी। ये एक कार्बन है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, कार्बोकटायन है, मिथाइल कार्बोकटायन है। क्या इसके आसपास कोई भी अल्फा कार्बन है, इसी से हाइड्रोजन जुड़े हैं, पड़ोस में कोई sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन तो नहीं दिख रहा है, एक ही कार्बन है उसी पे प्लस है, तो यहाँ तो हाइपर कॉन्जुगेशन का गेम होगा ही नहीं। फिर हाइपर कॉन्जुगेशन जब होगा तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स उतने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो इस कार्बन को देखो, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इसके साथ वाले sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को अल्फा कार्बन बोल सकते हैं, उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन्स अल्फा हाइड्रोजन्स इन्वॉल्व होंगे हाइपर कॉन्जुगेशन में। 3 अल्फा हाइड्रोजन से इस कार्बोकटायन को मदद मिल रही है। यहाँ पे कितने हैं, 3 ये रे, 3 ये रे, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन्स है, और यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन्स है, 9 अल्फा हाइड्रोजन्स। गेम समझ आई, इतनी बात चमकी बिल्कुल अच्छे से। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसको 3 डिग्री कार्बोकटायन बोलते हैं, इसको 2 डिग्री, इसको 1 डिग्री और इसको मिथाइल।
तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल दैन 2 डिग्री कार्बोकैटायन which is more stable than 1 degree carbocation which is more stable than the methyl carbocation. ये आ गया बच्चा स्टेबिलिटी का ऑर्डर. स्टेबिलिटी का ऑर्डर. पेन अच्छे से नहीं चल रहा, वैसे ही हैंड राइटिंग इतनी माशाल्लाह है, ऊपर से पेन कह रहे लो थोड़ा और रुला देते हैं तुम्हें. ठीक है, भावनाओं को समझो, मैं सब कुछ बोल भी रही हूँ. और यही ऑर्डर एग्जैक्टली इंडक्टिव की वजह से भी आया था. बट वैसे हाइपर कॉन्जुगेशन इज अ स्ट्रॉन्गर इफेक्ट दैन इंडक्टिव. सेम लॉजिक. इंडक्टिव में बस वाया सिग्मा बॉन्ड खींचमतानी हो रही है, या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ ली जा रही है या तो दी जा रही है थ्रू सिग्मा बॉन्ड्स. बट हाइपर कॉन्जुगेशन में साक्षात एक सिग्मा बॉन्ड आके हेल्प कर दे रहा है और एक पाई बन रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स आके हेल्प कर रहे हैं. तो हाइपर कॉन्जुगेशन एक स्ट्रॉन्गर इफेक्ट है. ठीक है, कार्बन आयन की शक्ल देखो. कार्बन आयन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, तो क्या यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है? आराम से सोचो. है इसके पास में भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जिस पे हाइड्रोजन लगे हैं, पर क्या यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है? न्यप 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 न्यप, नो हाइपर कॉन्जुगेशन. तो मैम इसकी गेम कैसे खेले फिर? सिर्फ इंडक्टिव से. जैसे इंडक्टिव में गेम खेल रहे थे वैसे ही खेलते चलो, कोई दिक्कत नहीं है. गेम चमकी. तो ये कार्बन आयन, ये कार्बन आयन, ये कार्बन आयन और ये कार्बन आयन. ठीक, अब ये 1 डिग्री कार्बन आयन, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री कार्बन आयन. हाँ जी, कार्बन पे नेगेटिव है, उसके आसपास ऐसे ग्रुप्स जुड़े हैं जो प्लस आई से उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोप रहे हैं, तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी ना. वो तो ये चाहता है कि कोई मुझसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आके ले जाओ, अब कोई उस पर थोप रहा है तो वो खुश तो नहीं होने वाला है, दैट इज फॉर श्योर. तो यहाँ पे खुशियाँ तो कम ही है. देयरफॉर मिथाइल कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल है 1 डिग्री से, जो ज़्यादा स्टेबल है 2 डिग्री से, जो ज़्यादा स्टेबल है 3 डिग्री से. सिंपल इंडक्टिव वाला जो हम ऑलरेडी खेल भी चुके हैं. ठीक है जी, आगे बात करें. चलो 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 चलो, एल्कीन की स्टेबिलिटी की बात करते हैं. कुछ तुम्हें एल्कीन्स देती हूँ मैं. वाइल आई एम राइटिंग, राइट दोज एल्कीन्स विद मी. अपने आप साथ साथ लिखो और साथ साथ ही दिमाग दौड़ाते रहना. एल्कीन की स्टेबिलिटी का लेना देना भी हाइपर कॉन्जुगेशन से है. जी हाँ है. ठीक है, आओ खेलें. एल्कीन्स, CH2 डबल बॉन्ड CH2, पहली एल्कीन लिखी है मैंने. CH3H डबल बॉन्ड CH2, C डबल बॉन्ड C, CH3 CH3H H, C डबल बॉन्ड C. मेरा पेन ऐसे क्यों चल रहा है पूरी तरह? CH3 CH3 H ते H, C डबल बॉन्ड C, CH3 CH3. भावनाएं समझ लेना यार, पता नहीं पेन को क्या हो गया, खर्चा बहुत मांगता है यार. CH3 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 H, C डबल बॉन्ड C, CH3 C नहीं लिखा जा रहा है. CH3 CH3 CH3. Now pause the video, try it yourself and then I'm gonna do it. Come on जल्दी से pause the video, खुद से try करो, फिर मैं करा रही हूँ. मतलब मैं तो करा ही रही हूँ, तुम पॉज कर रहे हो वीडियो को और फिर खुद से ट्राई कर रहे हो. ठीक है जी. सबसे पहले एल्कीन है, कार्बन ऑफ कोर्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है. आसपास की गेम देखनी है. अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जुड़ा है और उसके पास हाइड्रोजन है तो बढ़िया हाइपर कॉन्जुगेशन होगा और हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबल ही करेगी एल्कीन को भी. ठीक, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स की बात हो रही है. क्या यहाँ पे ये जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है इसके पड़ोस में sp3 है? नहीं. ये जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है इसके पड़ोस में sp3 है? न्यप. तो यहाँ पे तो नो हाइपर कॉन्जुगेशन का गेम है. करेक्ट. अगले में देखते हैं. यहाँ पे इस कार्बन के बगल में ये मिथाइल लगा है बट इधर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन्स है. 3 है. यहाँ पे ये 3 और ये 3, 6 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं. यहाँ पे ये 3 और ये 3. किसी भी sp2 के पड़ोस वाले sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन्स हुए वो अल्फा हाइड्रोजन्स और वो हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं. तो यहाँ भी 6 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं. यहाँ कितने हैं यार? इस कार्बन के पास तो नहीं है,
पर इसके आसपास है। 6 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ भी हैं। यहाँ कितने हैं? 3 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ। यहाँ कितने हैं? 3 3 6 3 9 3 12। आहा, 12 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे। सही है बिडू, ये सब बन गए। अब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? नंबरिंग कर दें क्या? 1 2 3 4 5 6 ते 7। सबसे स्टेबल कौन होगा? जहां पे जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उतना वो स्टेबल, और जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन। तो 7th वाला सबसे स्टेबल, फॉलोड बाय 6th वाला। तो ये तो लिख लेते हैं, 7 सबसे स्टेबल, फिर 6 स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का गेम है। 7 वाला सबसे स्टेबल है, फिर 6 वाला है। उसके बाद 5 4 और 3 सब में 6 ही अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये तो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं है, कुछ और सोचना पड़ेगा। सोचेंगे, अभी कहाँ जा रहे हैं? 5 4 और 3, उसके बाद 2 और 1, तो 2 फिर 1। अब इनमें खेलना ठीक है जी। अभी तुम्हें सिस ट्रांस बहुत लोगों को आता होगा, जिन्होंने पहले पढ़ा होगा 11 12 में। जिनका अभी तक नहीं हुआ है उनको मैं बता देती हूँ। अगर एक एल्कीन के दोनों सिमिलर जो ग्रुप्स हैं वो सेम साइड पे होते हैं तो उसको सिस एल्कीन बोलते हैं। अगर वो लोग ऑपोजिट साइड पे होते हैं तो उसको ट्रांस एल्कीन बोलते हैं। तो ये सिस एल्कीन है, ये ट्रांस एल्कीन है। ये सब आप पढ़ोगे आइसोमेरिज्म में, आएंगी वो बातें। अभी के लिए मान लो। अब इसमें ना जनरली ऐसे बोल देते हैं बस कि सिस एल्कीन ट्रांस से कम स्टेबल होती है। क्यों कम स्टेबल होती है समझो, खुद सोचना। ये 2 कार्बन है, इन पे 2 ग्रुप्स लगे हैं, बल्कि मिथाइल ग्रुप बल्कि होता है ना, इतना एक कार्बन 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो बल्कि 2 मिथाइल ग्रुप है। दोनों सेम साइड पे, और एक केस में ऑपोजिट है, मतलब एक यहाँ है एक यहाँ है। तो अगर वो यहाँ होंगे तो उनमें कलेश के चांसेस ज़्यादा हैं, या जब वो यहाँ होंगे तब उनमें कलेश के चांसेस ज़्यादा है? कलेश कब होता है किसी से? जब प्रॉक्सिमिटी बहुत बढ़ जाती है तभी होता है कलेश। कब लड़ते हो भाई बहन से? जब सेम कमरे में बैठे हो, जबरदस्ती का प्यार जताना पड़ रहा है रिमोट के ऊपर। जब सेम प्रॉक्सिमिटी में बैठे हो तो एक दूसरे की, तब होता है कलेश। क्यों? क्योंकि पास बैठे हो। अलग अलग कमरे में बैठे हो, होगा कलेश। पता ही नहीं चल रहा क्या कर रहा है वो, तुम क्या कर रहे हो, सब सही चल रहा है, ठीक है। तो जितना पास हो बल्कि ग्रुप्स, उतना वो जगह के लिए कलेश करेंगे। तू खिसक, इधर हो जा उधर हो जा। तो उतना जितना कलेश होता है तो स्टेबिलिटी आती है क्या? तुम लोग कलेश करते हो, मम्मी के मन में स्टेबिलिटी आती है, हाँ मेरे बच्चे लड़ रहे हैं, मजे ही आ गए। नहीं होता ना, है ना। स्टेबिलिटी कब आती है? जब अपना अपना बैठे हैं, कलेश नहीं हो रहा है, किसी के दिमाग में कोई मूड खराब का गेम नहीं है। तो अगर सेम साइड पे बैठे हैं तो गृह कलेश, और अगर दूर बैठे हैं तो कलेश के चांसेस कम। तो इस वजह से सिस वाली से ज्यादा स्टेबल तो ये ट्रांस वाली होती है। तो मतलब 4 ज्यादा स्टेबल है 3 से। गेम समझ आई क्यों? दोनों में 6 अल्फा हाइड्रोजन हैं, तो उसके थ्रू तो मैं एल्कीन की स्टेबिलिटी नहीं बता पा रही। डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है? मेरी नजर पड़ी, मैंने कहा अरे ये तो 2 बल्कि ग्रुप्स एकदम साथ साथ बैठे हैं, कलेश करेंगे। बट अगर वो दूर दूर बैठे हैं तो कलेश कम हो जाएगा। बात समझ आई बिल्कुल अच्छे से? तो बस ये वाली बात को हमने ध्यान में रखा और हमने बोला कि ट्रांस ज्यादा स्टेबल होगा सिस से, तो 4 ज्यादा स्टेबल होगा 3 से। अब बात करते हैं 5 ज्यादा स्टेबल 4 से क्यों है। 5 है ये स्ट्रक्चर, 5 है ये स्ट्रक्चर HH, ठीक है। ठीक, चलो शुरू करें। इसमें क्या डिफरेंस है समझना मेरी बात को ध्यान से। यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स को देख के हम बता पाएंगे कौन ज्यादा स्टेबल कम स्टेबल। आराम से सोचना, जब भी हम रेजोनेंस की स्टेबिलिटी की भी बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं ना कि जो स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, स्टेबिलिटी का ही सब गेम है। तो इनके भी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डिफ्रेंशिएट करवाएंगे इनकी स्टेबिलिटी को। तुम्हें दिखेगा वो चीज़ अभी होते हुए, अभी देखते हैं वो। तो स्टार्ट करें, ठीक है, लेट्स गो। ये कार्बन हाइपर कॉन्जुगेटिव एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और बात समझ आने लगेगी। तो मैं
ये जो ऊपर वाला है ना, इसको ऐसे खोल के रखा है हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ आएगी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ मूव करेगी, ऐसी होगा ना sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो ये सिग्मा बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पाई बनेगा, पर ये वाला पाई बॉन्ड को फिर यहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला कार्बन 5 बॉन्ड तो नहीं बनाने वाला। वही लॉजिक। चलो, इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। C डबल बॉन्ड C, C H H सॉरी H H प्लस डबल बॉन्ड CH3 H H उपसी, ये हटेगा और यहाँ माइनस आएगा, राइट। ये होगा। दूसरे वाले का बना लेते हैं, इसको थोड़ा इलेबोरेटिव वे में लिखते हैं। सेम 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 डायरेक्शन से बना रही हूँ। ये इधर जाएगा पाई बॉन्ड बनाने, तो ये पाई बॉन्ड उठ के यहाँ चला जाएगा। ऑल्टरनेट खेलेंगे ना, तो ये बनेगा C डबल बॉन्ड C, इसको नहीं छुआ, इसको नहीं छुआ, बट ये डबल बॉन्ड को हटाया है, सिंगल रह जाएगा यहाँ नेगेटिव। H डबल बॉन्ड C H H और यहाँ पे H प्लस। ध्यान से देखो, इन दो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स में क्या डिफरेंस दिख रहा है, जो मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता पाऊंगी। देखिएगा, ये और ये, यही है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज किस कार्बन पे आ रहा है? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक 1 डिग्री कार्बन पे आ रहा है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक 2 डिग्री कार्बन पे आ रहा है, जो आसपास जिसके 2 कार्बन है। और कहाँ ज़्यादा स्टेबल होता है नेगेटिव? 1 डिग्री कार्बन पे या 2 डिग्री कार्बन पे? 1 डिग्री कार्बन पे ना, है ना, डोनेटिंग ग्रुप्स कम होते हैं आसपास। तो यहाँ ये 2 डिग्री पे आ रहा है, यहाँ ये 1 डिग्री पे आ रहा है। ऑफ कोर्स ये ज़्यादा स्टेबल है, और जिसका ज़्यादा स्टेबल हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, वो ज़्यादा स्टेबल। तो अगर इन दो एल्कीन्स को हमें कंपेयर कराया गया था, एल्कीन नंबर 5 और एल्कीन नंबर 4, दोनों में 6-6 अल्फा हाइड्रोजन्स थे, तो हमने देखा एल्कीन नंबर 5 मच मोर स्टेबल है एल्कीन नंबर 4 से। क्यों? क्योंकि इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स हमें ये दिखा रहे हैं कि भैया यहाँ तो स्टेबिलिटी आएगी, हाइपर कॉन्जुगेशन करने पे नेगेटिव एक ऐसे कार्बन पे आएगा जो 1 डिग्री है, जबकि फोर्थ वाले केस में हाइपर कॉन्जुगेशन करने पे नेगेटिव एक ऐसे कार्बन पे आएगा जो 2 डिग्री है। तो ऑर्डर हमारी आंखों के सामने आ गया। 7 ग्रेटर दैन 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स का ऑर्डर आ गया थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो जितनी ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड एल्कीन होती है, उतनी ज़्यादा वो स्टेबल होती है। आई एम रिपीटिंग, जितनी सब्सटीट्यूटेड एल्कीन इन जनरल, उतनी वो ज़्यादा स्टेबल होती है। और वो हमें हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा रहा है कि जितने ज़्यादा सब्सटीट्यूशंस हैं आसपास, उतने अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, उतनी ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन हो रही है, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आ रही है। इसीलिए 7th वाली एल्कीन जिसमें 12 अल्फा हाइड्रोजन्स थे, वो जीत रहा है सबसे। और फर्स्ट वाली एल्कीन जिसमें कोई सब्सटीट्यूशन थी नहीं, 0 अल्फा हाइड्रोजन्स थे, वो हार गया बाकी सबसे स्टेबिलिटी में। ठीक है जी, गेम समझ आई? बिल्कुल अच्छे से चमक गया तो कमेंट सेक्शन में लिख दो भैया चमक गया। बातें समझनी बहुत ज़रूरी है। तो ये बात हो गई एल्कीन की स्टेबिलिटी की। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन एल्कीन स्टेबिलिटी। सबसे पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन तो सिंपल क्वेश्चन होता है, मोस्ट स्टेबल एल्कीन पूछेंगे, या तो हाइपर कॉन्जुगेशन पे अगर क्वेश्चन देना है मोस्ट स्टेबल एल्कीन पूछेंगे, या फिर लीस्ट स्टेबल एल्कीन पूछेंगे। ये क्वेश्चन आ सकता है। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन बनता है जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से रिलेटेड होता है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से रिलेटेड होता है, और पूछा जाता है, या तो पूछेंगे किसकी मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी, या तो पूछेंगे किसकी मिनिमम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी। मैं इसको हमेशा HOH लिखूंगी। ठीक है, समझे आप गेम? आओ जी, चालू करते हैं कार्यक्रम। समझना, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है क्या चीज़, व्हाट इज हैपनिंग। सुनो ध्यान से। अरे भैया सुनाने दो। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? हाइड्रोजनेशन होता क्या है? कोई एल्कीन है, उसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं और वो कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन दे देता है, तो हम बोलते हैं इसकी हाइड्रोजनेशन हो गई। और ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? क्या है, क्या पढ़ा है थर्मोडायनामिक्स में?
Hydrogenation is an exothermic process or is it an endothermic process? It is an exothermic process. भैया एनर्जी निकलती है इसमें, डेल्टा H इस रिएक्शन का नेगेटिव होता है. Having said that, I have a question. -10 जूल ज्यादा एनर्जी रिलीज बताता है या -20 जूल? ज्यादा एनर्जी कब रिलीज हुई है? जब वैल्यू ऑफ डेल्टा H -10 जूल दिया या वैल्यू ऑफ डेल्टा H -20 जूल दिया? किस केस में ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई है? सोचो, कमेंट सेक्शन में आंसर देना. ऐसे अपने मन में मत बोलो. बस क्वेश्चन पूछ रही ना, मैंने मन में नहीं पूछा ना क्वेश्चन, तुमसे पूछा है ना. तुम भी कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दोगे. -10 जूल ज्यादा होता है या -20 जूल निकलने वाली एनर्जी के केस में? ज्यादा होता है. ये क्यों? ये जो नेगेटिव साइन है ये बस ये बताता है कि एनर्जी निकल रही है, और मैग्नीट्यूड बताता है कितनी निकल रही है. तो अगर कहीं पे लिखा है डेल्टा H इज इक्वल टू -20 जूल, उसका मतलब सीधा सीधा ये है कि 20 जूल एनर्जी इवॉल्व हो रही है. अगर कहीं लिखा है -10 जूल, उसका मतलब है 10 जूल एनर्जी इवॉल्व हो रही है. तो ज्यादा एनर्जी निकलना मतलब -20 जूल. मैग्नीट्यूड माइनस क्या बता रहे हैं? बस ये बता रहे हैं कि भैया एनर्जी निकल रही है. ठीक, ये बहुत बड़ा मिथ बस्टर है. सबको लगता है कि नेगेटिव में तो जाते हैं तो -10 इज ग्रेटर देन -20. मुझे भी आते हैं नंबर लाइन, पर मैं जो बता रही हूँ वो सुनो. नेगेटिव साइन ये बताता है कि एनर्जी निकल रही है. बस मैग्नीट्यूड वही रहेगा कि 20 जूल निकल रही है. तो 20 जूल ऑफ कोर्स निकलना ज्यादा होता है 10 जूल से. ठीक है जी. अब क्वेश्चन कैसा आता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. एक एल्कीन है मेरे पास A, समझना बहुत इंपॉर्टेंट. क्या बोल रही हूँ मैं? वाई एम आई फंबलिंग? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुनना ध्यान से. एल्कीन A और एल्कीन B है. ये स्टेबल ज़्यादा है, मैं बता रही हूँ. स्टेबल ज़्यादा है, मैंने बताया. और इन दोनों का हाइड्रोजनेशन हो रहा है. और क्वेश्चन पूछा है किस केस में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगा? किस केस में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगा? कैसे अप्रोच करेंगे समझो. यहाँ पे जब एल्कीन का हाइड्रोजनेशन होता है तो होता क्या है? ये बॉन्ड टूटना है ना, और HH का बॉन्ड टूटना है. ये दो बॉन्ड टूटेंगे और फिर CH बॉन्ड बनेंगे, नए CH बॉन्ड बनेंगे. यही हो रहा है. पाई बॉन्ड टूट रहा है कार्बन कार्बन का, राइट, और HH का बॉन्ड टूट रहा है और फिर CH नए बॉन्ड्स बन रहे हैं. यही हो रहा है ना पूरे प्रोसेस में. यही पढ़ा थर्मो में, ऐसे ही होता है. ठीक है जी. बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, बॉन्ड मेकिंग हो रही है. रिएक्ट करवाना है किसी को. जो ज्यादा स्टेबल होगा वो खुशी खुशी रिएक्ट करेगा या जो कम स्टेबल होगा वो खुशी खुशी रिएक्ट करेगा? क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में आंसर आ जाना चाहिए. और आगे से क्वेश्चंस नहीं पूछूंगी वीडियोस में. जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो खुशी खुशी रिएक्ट करेगा या जो कम स्टेबल होगा वो खुशी खुशी रिएक्ट करेगा? जो कम स्टेबल होगा, क्योंकि जो ज़्यादा स्टेबल है वो तो अपनी दुनिया में ही खुश है. वो कह रहा है अरे करना ही नहीं, अड़ो अड़ो, हमें नहीं करना. तुमने रिएक्ट करवाना है तो तुम मेहनत ज़्यादा करो. यही तो गेम है. गेम क्या है? एल्कीन के अपने बॉन्ड भी टूटने चाहिए, फिर वो नए बॉन्ड बना पाएगा. तो वो रिएक्ट कर रहा है ना. कोई चीज़ रिएक्ट कब करती है? अच्छे से, ज़्यादा रिएक्ट, ज़्यादा पागल हो जाती है रिएक्ट करने के लिए जब वो अकेले में कम खुश होती है. और जो चीज़ अकेले में ज़्यादा स्टेबल है वो कह रहा है उसकी तरह बौखला नहीं जाएंगे हम, हाइड्रोजन को देख के रुको, आ रहे हैं. बात समझ आई? सिर्फ इतनी सी गेम है. तो जो एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगी वो खुद खुशी खुशी इतना रिएक्ट नहीं करेगी, उसको रिएक्ट करवाना पड़ेगा. तो मान लो जो कम स्टेबल है उसके केस में -10 जूल एनर्जी निकली, क्योंकि उसने खुशी खुशी जाके रिएक्ट किया, बढ़िया एनर्जी निकली 10 जूल. अच्छा रिएक्शन हुआ. जो ज्यादा स्टेबल है वो नखरे कर रहा है ना, क्या मैं नहीं कर रहा, मजा नहीं आ रहा, नहीं करना ही नहीं हाइड्रोजनेशन. और अगर वो नखरे कर रहा है तो उसको मनाना पड़ेगा, हमारी एनर्जी खर्च होगी. तो इस निकलने वाली 10 जूल जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ए वाला भी इतनी तो दे, उसमें से कुछ एनर्जी तो यूज हो गई ना उसको मनाने में कि भाई प्लीज रिएक्ट कर लो, है ना. तो एक्चुअल एनर्जी जो इवॉल्व होनी चाहिए थी वो कम हो जाएगी, बिकॉज सम पार्ट ऑफ द एनर्जी इज बीइंग यूज्ड
to get it into reaction, to make it behave like a reactant properly, to help it react. So हमारे एक्सपेक्टेशन से निकलने वाली एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि वो खुशी खुशी रिएक्ट ही नहीं कर रहा, हमारी मेहनत बढ़वा देगा. तो किस केस में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगा? बी के केस में. तो इस चीज़ को अपने याद करने के लिए कैसे याद रखोगे? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, निकलने वाली एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन. जो एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगी उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा, और जो एल्कीन कम स्टेबल होगी उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा अच्छे से रिएक्ट करेगी. बात समझ आई? चमका बिल्कुल क्लियर? जल्दी से बता दो फटाफट कमेंट सेक्शन में, क्लियर है, चमक रहा है सब कुछ? ये गेम थी. एल्कीन्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो पूछ लेगा किसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगा. 4 क्वेश्चन देगा, उनमें से जो 4 क्वेश्चन ही देगा, 4 ऑप्शंस देगा, उसमें से जो सबसे कम स्टेबल होगा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मैक्सिमम होगा. या फिर पूछ लेगा इन चारों में से किसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मिनिमम है, तो जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मिनिमम हो जाएगा. ठीक है जी, इतनी बात समझ आई? बिल्कुल अच्छे से ना, देखो बताते रहना. बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी है तो बिंदास बोल देना. ठीक है, आगे चलते हैं. अब बात करते हैं जब हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें सब इन्वॉल्व करवाऊंगी मैं, रेजोनेंस, इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन. अभी तो हम एक एक करके पकड़ रहे हैं ना, कभी तो ऐसा मौका आएगा जिसमें मिक्स्ड क्वेश्चंस दूंगी. अब जब मिक्स दूंगी तो क्या सोचना है? रेजोनेंस स्ट्रॉन्गर है हाइपर कॉन्जुगेशन से, और हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रॉन्गर है इंडक्टिव से. तो सबसे पहले जब क्वेश्चन को अप्रोच करोगे तो रेजोनेंस को ढूंढना, जहाँ रेजोनेंस है उसको मार्क कर लेना. फिर रेजोनेंस नहीं है तो हाइपर कॉन्जुगेशन देखना, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है तो इंडक्टिव देखना. ऐसे क्वेश्चन अप्रोच होंगे. ठीक है जी. और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, कार्बन आयंस में कसम है तुम्हें हाइपर कॉन्जुगेशन मत दिखने लगना यार, नहीं हो सकती ना वहां पे. ठीक है, और हाइपर कॉन्जुगेशन तो देने वाला गेम है. कार्बन आयन वैसे ही बोल रहे क्या कर रहे हो, ऊपर से मैं sp3 हाइब्रिडाइज हो, ये सब मत खेलो. तो कार्बन आयंस में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं देखनी है, ये गलती मत करना. ठीक है, आओ देखें. ठीक है, हर केस में जब भी मैंने ग्रुप्स करवाए हैं, रेजोनेंस करवा दिया है, इंडक्टिव करवा दिया है, हाइपर कॉन्जुगेशन करवा दिया है, ग्रुप्स में प्लस आर इफेक्ट होता है, माइनस आई होता है. जैसे ओ OH का, जैसे O- का प्लस आर भी होता है और प्लस आई भी होता है. जैसे NO2 का माइनस आर भी होता है, माइनस आई भी होता है. तो सबके केसेस में ना उनका रेजोनेंस वाला इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है. फॉर एग्जाम्पल OH है, OH प्लस आर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है, मतलब वो लोन पेयर देता है और वो वाया सिग्मा बॉन्ड खींचता है, पर उसका डोनेटिंग इफेक्ट स्ट्रॉन्गर है. रेजोनेंस, द प्लस आर इफेक्ट ओवरपार्ड द माइनस आई इफेक्ट. सब में ऐसा होता है, सबका रेजोनेंस उनके इंडक्टिव को ओवरपार करता है, एक हैलोजेंस को छोड़ के. हैलोजेंस बोलते हैं, देखो हमारी पूरी जिंदगी हमने ये सुना है कि हम सबसे ज्यादा अपने अपने पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिव खेल रहे हैं. तो अब ऐसे मत करो कि जस्ट बिकॉज यू हैव लोन पेयर तो तुम हमें ऐसा फील कराओ कि नहीं नहीं तू भी तो डोनर है. हम ठीक है, हम लोन पेयर दे देंगे, हम बुरे लोग नहीं है, पर खींचने वाला इफेक्ट उनका स्ट्रॉन्गर ही रहेगा ना, बिकॉज हर पीरियड में वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव खेलेंगे ना. तो इस वजह से हैलोजेंस के केस में याद रखिएगा कि उनका माइनस आई इफेक्ट उनके प्लस आर को डोमिनेट करता है, तो वो नेट खींचते हैं. याद करवाने का जिम्मा भी मेरा है, वाया क्वेश्चंस वो मैं करा दूंगी, तुम बस बात समझ लो. ठीक है जी, आगे चलते हैं. अब जैसे बेंजीन पे CH3 लगाए, तो क्या यहाँ रेजोनेंस हो सकता है? नहीं ना. डबल बॉन्ड के ऑल्टरनेट में नेगेटिव चार्ज है, ना डबल बॉन्ड के ऑल्टरनेट में कार्बोकटायन है, ना डबल बॉन्ड के ऑल्टरनेट में लोन पेयर है, ना कोई और डबल बॉन्ड है, तो सिर्फ CH3 लगा है. तो रेजोनेंस तो नहीं हो सकता. क्या हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है? सोचना. sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, डबल बॉन्डेड है, का पड़ोस वाला sp3 है, अल्फा कार्बन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा. हाइपर कॉन्जुगेशन होगा. तो मान लो एक हाइड्रोजन को लेके कर लेते हैं, तो ये यहाँ मूव करेगा तो यहाँ नेगेटिव आएगा. ये तो अब खुद बना लेना यार, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वाले सारा कराया है, अब तो बन जाएगा. सिर्फ ये इधर जाएगा तो क्या बनेगा, पहला बना देती हूँ ढंग से.
उसके बाद खुद खेलते रहना, डरने वाली कोई बात ही नहीं है। CH प्लस, चलो बना ही देती हूँ यार, रोने ना लग जाना। ये नेगेटिव चार्ज, अब ये नेगेटिव ऑल्टरनेट टू पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा। बाकी सबको छू रहे हो क्या? नहीं ना, इसको छुआ, डबल बॉन्ड CH प्लस, ये डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा और यहाँ नेगेटिव, फिर ये इधर जाएगा, सेम डायरेक्शन रखते हैं। और कब तक करते हैं रिंग्स के केस में? जब तक जहाँ से शुरू किया है वैसा सा कुछ दिखने वाला वापस नहीं मिलने लगता। यहाँ नेगेटिव, डबल बॉन्ड CH प्लस, ये इधर जाएगा ये इधर चला जाएगा, वापस मिल गया मेन गेम। ये इधर ये इधर ये इधर, CH3। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, ये CH3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, तो इसको हम प्लस H इफेक्ट बोलते हैं। क्योंकि ये CH3 हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में दे रहा है। और कहाँ कहाँ मेनली? अपने ऑर्थो और अपने पैरा पे इफेक्ट कर रहा है। तो मतलब अगर मैं बेंजीन पे कोई ग्रुप लगा दूँ G, है ना, और उसकी पैरा पोजीशन पे CH3 लगाऊं या उसकी ऑर्थो पोजीशन पे CH3 लगाऊं, तो CH3 उसको हाइपर कॉन्जुगेशन से इफेक्ट कर सकता है। पर अगर CH3 उसकी मेटा पे लगाओ तो नहीं कर पाएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना सिखाया वो समझा के, हाइपर कॉन्जुगेटिव खुद बना के देखना। जो मैं बोल रही हूँ वो 100% सत्य वचन है। समझना इस चीज को कि अगर कोई ग्रुप है G, उसके ऑर्थो पे CH3 लगा दो या उसके पैरा पे CH3 लगा दो, तो ये लोग इस ग्रुप को हाइपर कॉन्जुगेशन से इफेक्ट करेंगे। पर अगर इसके मेटा पे CH3 लगा दो तो वो सिर्फ इंडक्टिव से कर पाएगा। जैसे रेजोनेंस का गेम देखा है, एग्जैक्ट सेम। ठीक है, तो आओ चीजें सीखें फिर। ये कार्बोकटायंस हैं, इनकी स्टेबिलिटी देखनी है। एक नॉर्मल कार्बोकटायन है जो बेंजीन रिंग से जुड़ा है। तो यहाँ पे देखना, हर केस में जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है उस पे फिगर आउट करेंगे ना। अब यहाँ पे हर केस में ये रिंग तो है ही, तो इस रिंग का रेजोनेंस तो सबको मिल रहा है ना। एक कार्बोकटायन है, एक पूरी रिंग है, तो ये पूरी रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घूमने वाला गेम तो हर जगह होगा, हर जगह। वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं है, वो है, वो बहुत स्टेबल कर रहा है कार्बोकटायन को, धन्यवाद, पर वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं है। आगे देखते हैं, ये CH3 लगा है, CH2 CH3 CH CH3 CH3, ये लोग लगे हैं। पर ये कहाँ लगे हैं? पैरा पे। अगर कोई पैरा पे लगा है तो वो इस कार्बोकटायन को कैसे इफेक्ट कर सकता है? वो इसको रेजोनेंस से भी, सॉरी रेजोनेंस नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन से भी इफेक्ट कर सकता है, विच इज द प्लस H इफेक्ट, और प्लस I से भी इफेक्ट कर सकता है, जो प्लस I ऑफ कोर्स दूर से है। और स्ट्रॉन्गर फैक्टर कौन सा है? हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अभी इसको हाइपर कॉन्जुगेशन से मदद करेगा ना, कार्बोकटायन है, इस ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है वाया हाइपर कॉन्जुगेशन, तो हेल्प ही तो कर रहा है। अब जिसके पास जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो उतनी ज्यादा हेल्प करेगा। तो कोई भी ग्रुप लगाओ ना बेंजीन पे, उसके ऑर्थो पैरा पे जब ग्रुप्स लगे होते हैं तो वो उसको रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन से इफेक्ट कर पाते हैं। मेटा पे लगाओ तो सिर्फ इंडक्टिव देखना होता है। डायरेक्टली कार्बन आयन से मिथाइल ग्रुप्स लगे हैं तो हाइपर कॉन्जुगेशन, मिथाइल ग्रुप या कोई अल्काइल ग्रुप लगा है तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं देखना है। बेंजीन पे लगा होगा तो समझाती हूँ कैसे दिखता है, समझना। अभी यहाँ पे ये लोग लगे हैं, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 बोल रही थी। ये कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा होगा ना, sp2 हाइब्रिडाइज्ड के साथ वाले sp3 से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि उसके पड़ोस में और मिथाइल लगे हैं पर उनकी शक्ल ही नहीं देखनी। sp2 के साथ वाले कार्बन पे बता दो कितने हाइड्रोजन है, वही मैटर करता है, एक ही है। तो सबसे अच्छे से हाइपर कॉन्जुगेशन किस में होगा? इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। तो 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 4 होगा इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी। 1 का क्या? ये सब लोग इससे तो ज्यादा स्टेबल होंगे ना, कुछ तो प्रोवाइड कर रहे हैं एक्स्ट्रा, कुछ तो मदद कर रहे हैं, थोड़ी तो आबादी ला रहे हैं। तो 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 4
ग्रेटर दैन 1 होगा व्हेन इट कम्स टू स्टेबिलिटी। बात समझ आई? चमकी बिल्कुल अच्छे से। आगे देखें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। अब ये कार्बोकटाइंस है, इनकी स्टेबिलिटी बतानी है। जो ग्रुप्स लगे हुए हैं वो कहाँ लगे हैं? मेटा पे। तो क्या ये ग्रुप्स हाइपर कॉन्जुगेशन से इफेक्ट कर पाएंगे? ग्रुप्स मेटा पे लगे हैं, ना ऑर्थो पे है ना पैरा पे है। हमें ये समझ आ गया है कि ऑर्थो पैरा से कोई चीज रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन से इफेक्ट करती है। मेटा वाले भी करते हैं क्या? सिर्फ इंडक्टिव। और सिर्फ इंडक्टिव देखेंगे तो प्लस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होगा? ये एक कार्बन या इथाइल ग्रुप या ये 3 डिग्री कार्बन? 3 डिग्री वाला ना, क्योंकि ये 2 मिथाइल्स इसको दे रहे होंगे, ये आगे दे रहा होगा वाया सिग्मा। तो इस केस में 4 ग्रेटर दैन 3 ग्रेटर दैन 2 हो जाएगा। और 1 क्या? ये सब लोग प्लस आई से ही सही मदद तो कर रहे हैं, 1 सबसे हार जाएगा। तो देखना, वही 3 डिग्री कार्बन जब मैंने लगाया हुआ था पैरा पे, तो वो इन बाकी दोनों के मुकाबले स्टेबलाइज कम कर रहा था, क्योंकि तब हाइपर कॉन्जुगेशन का गेम था। और हाइपर कॉन्जुगेशन इज अ स्ट्रॉन्गर इफेक्ट देन इंडक्टिव। तो हमने देखा कि भाई तेरे पास तो एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, नो नो नो, तू कम मदद कर पाएगा। पर यहाँ देखो उसके जलवे मेटा पे आते ही वो सबसे ज्यादा मदद कर पा रहा है। ठीक है, बात समझ आई? बिल्कुल ढंग से। और इसी तरीके से अगर आपको ऐसा कंपेयर करा दिया, मान लो ये कार्बोकटायन ही है, कार्बन आयन वाला भी कराती हूँ, ये कार्बोकटायन ही है, और ऐसे कंपेयर कराया, एक बार मिथाइल मेटा पे है, एक बार पैरा पे है। एक और क्वेश्चन लिख देती हूँ कि मिथाइल ग्रुप जो है वो लेट्स से ऑर्थो पे है, और एक बार कुछ भी नहीं है, मिथाइल ग्रुप लगा ही नहीं है। ये लोग हैं 4, 1 2 3 और 4। कार्बोकटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चीज, कोई मदद करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा तो वो खुश हो जाएगी कार्बोकटायन। यही गेम है। अब बेंजीन रिंग तो सब में है, देखो वो मदद तो हर केस में हो रही है। डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है? यहाँ ये मेटा पे लगा है तो सिर्फ प्लस आई से हेल्प कर पा रहा है, यहाँ ये पैरा पे लगा है तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन से भी हेल्प कर पा रहा है, और इंडक्टिव भी दूर से है। यहाँ ये ऑर्थो पे लगा है तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन से भी मदद कर पा रहा है, और इंडक्टिव पास से है। इंडक्टिव इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट गेम, इंडक्टिव इसका पास से है, इंडक्टिव इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट गेम। इतनी बात समझ आई? तो देखो हेल्प तो सब लोग कर रहे हैं ना, हेल्प तो सब लोग कर रहे हैं। तो 4 तो सबसे हार गया स्टेबिलिटी में। अब देखो सबसे ज्यादा हेल्प कौन कर रहा है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन कर रहा है? जो ऑर्थो पे बैठा है, क्योंकि जो ऑर्थो पे बैठा है वो प्लस प्लस एच से भी हेल्प कर रहा है, वैसे भी डोनेशन कर रहा है, और प्लस आई से भी कर रहा है, क्योंकि पास है तो प्लस आई का इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होगा। 3, फिर 1 और 2 में से शक्ल देखो, जो पैरा पे है वो ज्यादा स्टेबल करेगा ना, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छे से दे पा रहा है। 2, फिर जो मेटा पे है वो सिर्फ इंडक्टिव से मदद कर पाएगा, तो 1 3 2 1 4 आ गया ऑर्डर। बात समझ आई? बता दो कोई दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। बाकी बात चमक गई है तो भी लिख देना। आगे बात करते हैं, कार्बन आयन में भी यही चीज खेल के देखते हैं। मैंने तुम्हें बोला था जब कार्बन आयन डायरेक्टली मिथाइल से अटैच्ड है तब हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो सकता है। पर क्या इस कार्बन आयन को मैम ये वाला मिथाइल ग्रुप इफेक्ट करेगा? ये वाला जो इसके पैरा पे लगा है? तब ना मेरा आंसर हाँ हो जाएगा थोड़ा सा। क्यों? क्यों मैम, अब क्यों कर रहे हो हाइपर कॉन्जुगेशन? आपने ही सिखाया ना कार्बन आयन में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता। एक्सेप्शन है क्या? एक्सेप्शन नहीं है, लॉजिक। ये बैठा है उससे इसको क्या मतलब? वो तो बाय चांस की गेम होती है हर बार। जब मैंने NO2 के भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए, NO2 तो बेंजीन के साथ अपना खेल खेल रहा था ना। वो तो जिस कार्बन पे G ग्रुप लगा था उस पे वो अपने आप ही प्लस आई जा रहा था। NO2 किसके साथ गेम खेल रहा था? उसको मतलब था क्या G ग्रुप से? उसको मतलब था कौन और लगा है बेंजीन पे? नहीं, वो बोल रहा था ये बेंजीन रिंग है, ये मैं हूं, ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स है, मैं अपना गेम खेल रहा हूं। अब वो प्लस कहाँ कहाँ आ रहा है वो तुम्हारी किस्मत। अगर वो प्लस तुमसे जुड़े हुए कार्बन पे आ रहा है तो मुबारक हो, नहीं आ रहा है तो मुबारक हो, मुझसे क्या मतलब। सेम गेम। इस CH3 को क्या मतलब यहाँ क्या लगा है?
क्या मतलब? वो कह रहे तुम अपना खेलो, मैं अपना खेल रहा हूं। ये CH3 में ये अल्फा हाइड्रोजन क्यों है? ये एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इसके पड़ोस वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन है जिनको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, तो ये तो अपना हाइपर कॉन्जुगेशन खेलेंगे। अब उस हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से देखो क्या होगा, ये H और एक और H है मान लो, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, यहाँ नेगेटिव, ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, यहाँ नेगेटिव। वो तो इसके हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से इस कार्बन पे नेगेटिव आ रहा है, वो तुम्हारी गलती है, तुम कार्बन आयन हो। हम तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे भाई हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि हम तो जुड़े हैं ना sp2 के साथ, हम तो अपना खेलेंगे भैया, यही तो गेम है। इसीलिए यहां वाले केस में ये CH3 इसको इफेक्ट कर पा रहा है। तो मैंने तो सिंपल सी बात बोली है कि कोई भी ग्रुप लगाओ, कोई भी ग्रुप, नो मैटर कौन है, कटायन है अनायन है, एक रिंग आ गई बेंजीन रिंग, तो ऑर्थो और पैरा वाले रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन से इफेक्ट करेंगे, पर मेटा वाले सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव से कर पाएंगे। अब वो तुम्हारी किस्मत है कि तुम्हारी मदद हो रही है या तुम बर्बाद हो रहे हो, हमसे क्या मतलब, ऐसा बोलते हैं वो लोग। तो ये CH3 प्लस H दिखा रहा है जिससे ये बर्बाद होएगा, ये तो कार्बन आयन, नहीं कह रहे क्या कर रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेजी जा रहा है भाई, खींचवानी है मुझे। और ये CH3 प्लस I से दे पाएगा सिर्फ, तो बर्बाद तो दोनों ही कर रहे हैं ना, बर्बाद तो दोनों ही कर रहे हैं। तो सबसे आबाद फर्स्ट वाला, और इन दोनों में से कम बर्बाद कौन है वो देखना है, थर्ड फिर सेकंड। चमका कुछ? पक्का पक्का, ये इंपॉर्टेंट है। हाइपर कॉन्जुगेशन की पूरी वीडियोस देख लेना, फिर हम मिक्सअप करेंगे, वील मिक्स एवरीथिंग अप, उसमें रेजोनेंस भी खेल रहे होंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन भी, इंडक्टिव भी। देखते हैं कैसे जीतेंगे हम ऐसे क्वेश्चन से, ठीक है, और जीत के निकलेंगे, कोई टेंशन नहीं है। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो फटाफट, शेयर कर लो अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं पढ़ती हूँ कमेंट्स, तुम्हें पता है, और सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को, थोड़ी मोटिवेशन मिलती है कि हाँ आ रहे हैं बच्चे, बढ़िया है, सब सही चल रहा है। ठीक है जी, मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ। बाय बाय।